दोस्तों, आज पेश है शरद के शहीद। ये कवर चित्र है दोस्तों। या अल्लाह, तूने मेरे जवान बेटे को मुझसे छीन लिया। मेरे बेटे से पहले मुझे अपने पास बुला लेता। अब मैं पेट अब मैं बेटे बिना कैसे जिंदा रहूंगा। यह तो सचमुच बहुत बुरा हुआ। सब्र करो भाई, यही मौका है। इसका कफन उतार कर भाग जाता हूँ। और तभी वह बालक एकदम से आगे बढ़ा और कफन को उतार कर भाग खड़ा हुआ। अरे चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, वो देखो उधर भागा जा रहा है। लेकिन उस बालक को दौड़ता रुका। तब तड़ाक, आह! पेड़ के नीचे एक स्त्री निर्जीव शरीर पड़ा हुआ था। वहीं पर उस बालक ने जब मृतक के पास पहुंचा, देख माँ, मैं तेरे लिए कफन लाया हूँ, लेकिन देख तो सकती नहीं, मगर तेरा बेटा इतना कमजोर नहीं जो तेरे लिए कफन भी न ला सके। ले माँ। आ उस बालक की चीख से सारा जंगल कांप उठा। उस व्यक्ति ने पीछा करता हुआ यहाँ तक आया। वह भी यह दृश्य देखकर सहमा सा खड़ा रह गया और सोचने लगा, उफ, इतनी उम्र में इतना साहस। इससे मिलकर पूछता हूँ, आखिर ऐसा क्यों किया। मुझे मेरी माँ का अंतिम संस्कार करने दो, चाहे मुझे जो सजा देना। घबराओ नहीं बेटे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारा क्या नाम है? तुम अकेले इस जंगल में कैसे आए? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? जब तक मेरी माँ का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे लिए एक सहायता करता हूँ। वह व्यक्ति उसके पास से एक कुल्हाड़ी लिया और चंदन के वृक्ष की लकड़ियां काट कर उस बालक की चिता तैयार करवाई। जैसे ही बालक ने चिता की अग्नि दी, आंखों में अंगारे की तरह लाल हो गई। अच्छा माँ, आपको अंतिम प्रणाम। आओ बेटा, आप घर चले, तुम्हारा कार्य पूरा हो गया। पहले मेरी कहानी सुनिए, मेरा नाम जानिए। हाँ हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? सब कुछ बता डालो अपने बारे में। वे दोनों पत्थरों पर बैठ गए। मेरा नाम भारत है। मैं पास के ही शहर का रहने वाला हूँ। मेरे डैडी कल थल सेना में फौजी थे और कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने घर पर आए हुए थे। और अ- अतीत में डैडी, मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा, आपकी तरह देश की सरहद के दुश्मनों का मुकाबला करूंगा। जरूर बेटे जरूर, देश की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। हमें अपनी धरती माँ की रक्षा को अवश्य करनी चाहिए। नहीं, मैं भारत को कभी फौज में नहीं जाने दूंगी। एक ही तो बेटा है मेरा, सरहद पे भेज दूं बस। आप जिस देश की सेवा, अब आप आए हैं 8 महीनों बाद घर, अब भी न जाने कब टेलीग्राम आ जाए। और तभी दरवाजे की घंटी बजी। देखो कौन आया है, टेलीग्राम तो नहीं। और भारत के पिता ने दरवाजा खोला और दो खुकार से व्यक्ति प्रवेश किया। क्या आपका नाम अमी अम्बीश भारद्वाज है? जी हाँ, अंदर बैठिए। और तीनों ड्राइंग रूम में आ गए। अब आप अपना परिचय दीजिए, कहिए मुझे क्या काम है आपको। उसने एक व्यक्ति के हाथों में पड़ा ब्रीफकेस टेबल पर रख दिया और रुपयों से भरा हुआ था। यह रहा हमारा परिचय, देख लीजिए, पूरे 10 लाख है। साफ साफ बताओ क्या बात है। उस व्यक्ति को एक पत्र अमरीश भारद्वाज को थमा दिया। श्रीमान भारद्वाज, मैं आपकी सेवा में कुछ रुपये भेज रहा हूँ। आपसे विनती है कि आज पुराने शिवालय के पीछे पहाड़ी पर हमसे मिले। लाइन। अमरीश भारद्वाज ने मन ही मन सोचा, पत्र से जाहिर होता है मुझे नाजायज काम करवाना चाहते हैं। उनसे मिलना जरूरी है, क्योंकि वे गद्दार हुआ तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। पत्र पढ़ लिया साहब? हाँ पढ़ लिया। आप ये रुपये वापस ले जाइए। क्या आप दौलत से प्यार नहीं करते? नहीं, मुझे सिर्फ अपनी मातृभूमि से प्यार है, लेकिन शाम को लायन से मिलने जाऊंगा। कहना भी मेरा इंतजार करे। उसकी बात दरवाजे के पीछे खड़ा भारत भी सुन रहा था। वे दोनों व्यक्ति वहां से चले गए। डैडी, ये दोनों कौन थे? थोड़ी देर पहले मैंने देखा था इन्हें। यही तो मैं जानना है बेटे, कौन थे और कहाँ से आए हैं। वो शाम को अमरीश भारद्वाज पुराने शिवालय के पीछे पहाड़ी पर पहुंचा। यहाँ तो कोई नहीं है, खैर इंतजार कर लेता हूँ।
तभी पीछे से किसी ने अमरीश भारद्वाज की नाक पे क्लोरोफॉर्म का रुमाल रखा और बेहोश होता चला गया। हाँ हाँ, बड़े निडर बनकर आए थे, सूरज चल उठाकर जीप में डाल ली। और अमरीश भारद्वाज को होश आया तो वह शीशे के कमरे में कैद महदूद कुर्सी पे बंधे हुए था। ये मैं कहाँ गया? पुराने शिवालय के पीछे वाली पहाड़ी। हाँ, याद आया, मुझे ही बेहोश करके लाया गया है। तभी सामने सुनहरे बालों वाला एक व्यक्ति धीरे से बोला, जो लाइन था, इसे अपना ही घर समझो फौजी, हमें अपना सब चिंतित। मैं मजबूर था, यहाँ इस तरह बुलाया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम लोग देश के दुश्मन हो, जरूर मुझसे कोई ना कोई गलत काम करवाना चाहते हो। हम तुम्हारी समझदारी की दाग देते हैं। यदि तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, सारी उम्र बैठकर मौज करोगे। अमरीश भारद्वाज ने कुछ नहीं बोला। हमें इतना बता दो, हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ फौजी छावनियां हैं, एम्बुलेंस सेंटर कहाँ कहाँ रहे हैं? तुम्हें बहुत देर बड़ी भूल करी मुझसे ऐसी उम्मीद कर कर। मैं इस देश की धरती में पैदा हुआ पला। ये धरती भारत माँ मेरी जन्म देने वाली से भी महान है। मैं गद्दारी करके इसकी कोख में छुरा नहीं घोंप सकता। एक बार फिर सोच लो, तुम्हारी परिवार की जिंदगी का सवाल है। जिंदा रहोगे तो देश की सेवा भी करोगे, वरना 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 जान से मारोगे मुझे। लेकिन याद रखो, एक सच्चा देशभक्त फौजी कभी नहीं मरता, बलिदान हो जाता है अपने देश पर। मैं भी हो जाऊंगा, लेकिन तुम जो कह रहे हो वो कभी नहीं करूंगा। इतनी आसानी से नहीं मारूंगा तुम्हें। अभी तेरे देश देश परीक्षा भक्ति की परीक्षा लूंगा। देखना कब तक तेरी देशभक्ति जिंदा रहती है। तभी लायन ने अपने दो आदमी को बुलाया। इस देशभक्त को ले जाकर इनाम दे दो। ओके। मु- मुझे गर्व है, मैं अपनी आत्मा आत्मा पर इस देश में पैदा हुआ। और एक कील माथे में ठोक दो। यीशु मसीह जिस दिन इसी तरह सूली पर चढ़ाया गया था, आज लोग उसकी पूजा करते हैं। तुम जैसे गद्दारों पर थू है। तभी लायन जी के मुंह पर थूक दिया और तिलमिला उठा, और जय भारत माता। पूरा रिवॉल्वर अम्बेज पर खाली कर कर भारत माता के बेटे को मौत के खून के आंसू रो पड़ी। इस दीवार से उतारो और जला दो, इसकी पत्नी और बच्चे को भिजाकर खत्म कर दो। और उधर घर पर मम्मी डैडी सवेरे पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक नहीं आए। हाँ बेटे, मुझे भी चिंता हो रही है। तभी डोरबेल बजी। देखो, शायद तेरे डैडी आ गए हैं, देखता हूँ अभी। दरवाजा खोलने पर आप, हम सेंट्रल हॉस्पिटल से आए हैं, तुम्हारे डैडी का एक्सीडेंट हो गया है, तुम दोनों सिर दी बुलाया है उन्होंने। हे भगवान, ये क्या हो गया? मम्मी डैडी के पास चलो। दोनों माँ बेटे जीप के पीछे बैठकर चल पड़े। लेकिन सेंट्रल हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन के पास तुम कहाँ ले जा रही हो? चुपचाप चलते रहो, जहाँ ले जाना है वहाँ तुम्हारे सामने। अभी तुम्हारे बेटे की जान से मार डालेंगे। और शाम का वक्त, सूर्य अस्त होने चुका था, अंधेरा होने वाला था। मैं सब समझ गई। तुम लोग ने भरत के पिता को गायब कर दिया है, कहीं कैद कर के। कह तो वह तो अब आजाद हो चुका है इस दुनिया से। हाँ हाँ, अब तुम दोनों का भी। हाँ हाँ। और जीप एक जंगल में गुजर रही थी कि भारत ने ड्राइवर के हाथ पे काट डाला और जीप का संतुलन बिगड़ गया और जीप एक पेड़ से जा टकराई। जब भारत की मां को चोट लगी और उसकी जान बचाने के लिए दोनों वहां से भाग निकली, किंतु ड्राइवर ने जेब से पिस्तौल निकाल ली और धाई। आ चलता रहे बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ। जीप में सवार दोनों व्यक्ति को चोट लगने से बेहोश हो चुके थे। भारत की मां कुछ दूर तक दौड़ सकी, किंतु एक बरगद के पेड़ के नीचे पास आकर भारत की मां गिर पड़ी। बस बेटे, अब तू मुझे यहीं छोड़ दे और भाग जा, वरना बेत लोग तुझे मार डालेंगे। नहीं माँ, तुम्हें यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तो तेरा साथ अब ज्यादा देर तक नहीं दे सकती बेटे। नहीं माँ, तू मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन भारत की माँ मर चुकी थी। माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? माँ माँ माँ। मैं सारी रात अपनी माँ की लाश के पास बैठा रोता रहा। माँ को उठाने की कोशिश करती है, कोई भी कपड़ा न था, इसलिए मैं कफन चुरा कर भाग गया। भारत की बात सुनकर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। संबंध संबंध है बेटे। बेटे, इंसान
इंसान को इंसान से संबंध होता है। आप रो रहे हैं कहानी सुनकर, आपका मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर भी आप। और व्यक्ति ने भारत को अपने सीने से लगा लिया और भारत फुट फुट कर रो पड़ा। मत रो मेरे बेटे, हिम्मत से काम ले, मैं तेरे साथ हूँ। मैं अपना बेटा बनाकर तुझे रखूंगा। मत रो मेरे बेटे, चल घर चल। और व्यक्ति ने भारत को अपने साथ अपने घर ले आया। बेटे, हम दोनों के मजहब अलग अलग हैं। तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ। तू फिक्र मत करना। नहीं अब्बा, अब मैं तुम्हारा बेटा बन चुका हूँ। फर्क कैसा? शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। बेटे, दुनिया में अकेला हूँ। इस इसलिए इस युग को जूडो कराटे की शिक्षा देता हूँ। मेरा नाम सुखवीर हुसैन है। फिर तो आप मुझे भी जूडो कराटे सिखाइए अब्बा। सिखाओगे ना? हाँ बेटे, मैं तुझे फौलादी इंसान बनाऊंगा। हर जुर्म करने वाले से टकरा सकोगे, अपनी माता पिता के हत्यारों से बदला ले सकोगे। मुझे वह नाम हमेशा याद रहेगा। हाँ, याद आया, लायन। जिसने डैडी को पत्र भेजा था, बुलाया था, सबसे पहला निशाना लायन को बनाऊंगा। तभी एक कुत्ता वहां आया और सबीर के पैरों में लौटने लगा। अरे अब्बा, यह कुत्ता आपसे बहुत प्यार करता है। देखो कैसे आपके पांव चाट रहा है। यह गोल्डी कुत्ता है बेटे। यदि यह मेरे साथ न होता तो मैं कब का इस दुनिया से जा चुका होता। वो कैसे अब्बा? बड़ी लंबी कहानी बेटा, आप मुझे अपनी कहानी सुनाओ ना अब्बा। पहले कुछ खा पी लो बेटा, फिर सुनाऊंगा। फिर दोनों खाना खाने खा लिया। फिर दोनों अपने बिस्तर पर बैठ गए। सबीर अपने अंतिम अतीत के बारे में बताने लगा। सन 1947 का दिन मुझे आज भी भली प्रकार याद है, जब सारे देश में आज़ादी की खुशियां मनाई जा रही थी। भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। तभी कुछ दिनों बाद घोषणा होगी, हिंदुस्तान दो भागों में बट गया, पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान। यह खबर सारे देश में दंगल की आग की तरह फैल गई और सारे देश को जलाकर जलजला आ गया। लोग इधर उधर बेतासा भाग पड़े। इस बंटवारे में हजारों लोगों लाशों के हजारों लोग मारे गए। लोग लाशों में छुप कर न जान बचा रहे थे। या खुदा कैसी कह रहा है। और सबीर अपनी बीवी बच्चों के साथ बैलगाड़ी में बैठकर भाग लिया। न- नकरत नखरत की बेटी असलम के बेटे अपनी अब्बी अम्मी के शरीर से चिपके बैठे थे। और गाड़ी कुछ दूर गई, उन्हें पर सामूहिक हमला हो गया। मार दो, जान से मार दो, बचने ना पाए अब्बा अम्मी। अरे मेरे बच्चों को मत मारो भाई, उन्होंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? लेकिन सबीर की फरियाद कौन सुनता? बीवी बच्चों को मार डालने के बाद सबीर जान जान बचाकर वहां से बीवी और बच्चों को मार डाला। सबीर जान बचाकर वहां से भागा। या अल्लाह रहम कर। और सबीर जख्मी हो चुका था, ज्यादा दूर न जा सका और बेहोश होकर गिर पड़ा। आह। सबीर जब होश आया तो वह स्वयं को डॉक्टर के घर पे पाया। मैं कहाँ हूँ? मुझे कौन लाया? तुम एक डॉक्टर के घर पर हो। अब बिल्कुल चिंता मत करो, तो थोड़ी देर में चोट आई है, ठीक हो जाओगे। और वर्तमान में स्वस्थ होने पर मैं वहां से चला आया। कुछ दिन छिपकर काटे। स्थिति कुछ सामान्य हुई तो मैंने रेलवे स्टेशन पर कुली बनकर मजदूरी करने लगा। एक दिन क्या हुआ? एक दिन कुलियों की बस्ती में कुछ गुंडे आकर झगड़ा किया। और अतीत में तड़ाक तड़ाक धाड़। अरे क्यों मार पिटाई कर रहे हो? क्या मामला है? इतना कहने पर सबीर के कंधे पर एक हाथ पड़ा। आह। सबीर कंधे की हड्डी टूट गई और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया, डॉक्टर साहब, एक ही हाथ है, मेरी हड्डी टूट गई है। कम डॉक्टर साहब, एक ही हाथ में मेरी हड्डी टूट गई, कमाल है। तुम हड्डी की बात करते हो, एक हाथ में तो दीवार टूट जाती है। वो कैसे डॉक्टर साहब? कराटे सीख कर। लेकिन कराटे मुझे कौन सिखाएगा? सीखना चाहते हो? यह तो मैं जरूर सीखूंगा। पहले ठीक हो जाओ, फिर तुम्हें जूडो कराटे मास्टर से सोन से मिलवा दूंगा, वह मेरा मित्र भी है। और फिर उसने जूडो कराटे के स्कूल में चला गया। हूँ तो तुम जूडो कराटे सीखोगे? जी हाँ। वर्तमान में मैं जूडो कराटे सीख गया, इतना माहिर हो गया मैं कि तो सोनू को अपना उस्ताद कहने लगा। मरने से पहले अपना स्कूल चलाने की जिम्मेवारी मुझे सौंप सौंप गया। सच अब्बा, आपकी कहानी दुख भरी है। क्या आप मुझे जूडो कराटे सिखाएंगे? हाँ तो
हाँ क्यों नहीं, कल से शुरू कर देते हैं। अगले दिन सबीर भारत को जूडो कराटे का पाठ पढ़ाने लगा। जूडो बिना हथियार के आक्रमण करने का, आक्रमण से बचने का अनमोल कला है। इससे हाथ पैर हाथ पैर लड़ने के अलावा उठापटक दाव भी सीखने पड़ते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो के सबसे सबसे बड़ा जूडो सिखाने का केंद्र है। जूडो सीखने वाले को चाहिए कि वे अपने शरीर स्वस्थ रखे। सबीर भारत कुछ कपड़े देता है। ये जैकेट और पजामा पहन लो और ये बेल्ट बांध लो। इसे जुड़े जुड़ेगी कहते हैं। यह लाल रंग की होती है, कोई अन्य रंग की नहीं। इस कला में प्रवेश करने से सबसे पहले लाल रंग की बेल्ट बांधते हैं और निपुण हो जाने पर बेल्ट का रंग भी बदल जाता है। आओ तुम्हें जूडो के दाव पेच सिखाता हूँ। हाँ हाँ, मैं कब से तैयार हूँ। मान लो तुम्हारा दुश्मन तुम सामने खड़ा है, दोनों हाथ कस कर पकड़ ले तो तुम भुजाओं के कंधे फैलाए हुए उठाने का प्रयास कीजिए। दुश्मन को ध्यान से तुम्हारी भुजाओं को रोकने पर लगा रहेगा। तब आप अवसर का लाभ उठाकर अपने घुटने का प्रहार उसके पेट पर कर दीजिए। ये देखो इस तरह, देखो ऐसा, देखो ऐसे लाना है। यदि दुश्मन पीछे आकर तुम्हारी पकड़ ले तो उसे अपने कूल्हे के पीछे से धकेल कर आगे पकड़ आगे पटकिए और जमीन पर धराशायी कीजिए। रणबीर ने भारत को जूडो के सैकड़ों दाव सिखा डाले। फिर वह कराटे सिखाने लगा। कराटे के खेल में मुक्के, उंगलियों और पोरों, घुटनों, कोहनियों, पैरों की सिर का प्रयोग किया जाता है। इस बार तुम्हें मनुष्य के कोमल अंगों के बारे में बताऊंगा। अब ये रेत का भरे थैले क्यों लटकाए हैं? हाथों को मजबूत बनाने के लिए इस पर हाथों का प्रहार करने हाथ मजबूत बन जाते हैं। ये मेज पर कपड़े से ढकी पत्थर की पट्टी देख रहे हो? हथेली की हथेली को धारदार बनाने से इसका प्रयोग किया जाता है। देखो इस तरह, ये सील पर मारना है। दुश्मन के प्रहार सतल सिर के ऊपर, तालू, कनपटी, आंखों ठीक बीच में नाक या नाक की टो और जबड़ों के बीच में गर्दन, कंधों के पास। इस प्रकार भारत को कलाओं को सीखने में 6 वर्ष लग गए थे। अब वह समय के साथ साथ बड़ा और मजबूत शरीर वाला युवक बन गया था। और गोल्डी का कुत्ता भारत के साथ बहुत ही हिल मिल गया था। एक दिन एक पत, एक पल भी उसके बिना अलग न होता था। और भारत उस एक दिन सोचा, अब समय आ गया है, मुझे लायन की तलाश करनी चाहिए। एक दिन भारत की निगाह अखबार पर एक समाचार पट्टी की। भरी अदालत में जज की गोली मार दी। एक पेशेवर हत्यारे ने भी में भरी अदालत में जज के सामने गोली मारी। जब जज एक मुजरिम को फांसी की सजा सुना रहा था, हत्यारा पकड़ा गया, लेकिन परंतु जहर खा लिया। मरने से पहले हत्यारे के मुंह में लायन शब्द निकल पाया। पुलिस लायन की तलाश में है। भारत समाचार पढ़ने के बहुत गुस्सा आ गया, मन ही मन। अब मैं बहुत जल्द तुझसे मिलने आ रहा हूँ लायन। सर्वप्रथम भारत पुलिस अधीक्षक से मिलने गया। ये मेरा कार्ड ले जाकर अजय ठाकुर को पहुंचा दो। अभी अभी पहुंचा देता हूँ साहब। और अजीब परिचय पत्र है, न कोई नाम पता, न भरत को अंदर भेज दो। कुछ देर पश्चात भारत अजय ठाकुर के सामने गया। अजय ठाकुर उसके शरीर को देखकर बहुत हैरान हुए। नमस्कार सर, नमस्कार, बैठो। सर, कल कोर्ट में जज साहब की हत्या के विषय में जानकारी चाहिए। क्यों, आपको इस केस में क्या दिलचस्पी है? प्रयुक्त में भारत अजय ठाकुर को अपने बचपन की कहानी सुना दी हूँ तो ये बात है। अब बड़ी बेताबी से लाइन का इंतजार है मुझे। तब तुम जैसे नौजवानों की बहुत आवश्यकता है मेरी, जो हमारी मदद कर सके। मैं वचन देता हूँ, जब तक जीवित रहूंगा देश की सेवा करता रहूंगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उस दिन भारत अजय ठाकुर से मिलकर जुर्म से टक्कर लेने लगा। हमेशा के शहर से 2 किलोमीटर दूर भूतिया महल नामी खंडर के पास जरूर कोई अपना डेरा जमाए हुए है। वहां जाने के बाद हमारा कोई जवान वापस नहीं आया। ठीक है सर, मैं आज रात ही भूतिया महल जाऊंगा। अगर वहां कोई अपराधी मिला तो उसे जल्द ही आपके हवाले कर दूंगा। और इस प्रकार अजय ठाकुर की इजाजत लेकर उसी दिन रात को
गोल्डी कुत्ते के साथ साथ उस खंड हर खंडर के पास पहुंचा। बड़ी अजीब आवाजें आ रही हैं, किसी जानवर की हो सकती है, आगे बढ़कर देखता हूँ। खंडर के चारों तरफ की दीवार है, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ऊपर चढ़कर देखता हूँ। भारत ने ईंटों की दीवार के सारे ऊपर चढ़ता गया, गोल्डी नीचे खड़ा रहा। नीचे तो पूर्ण अंधकार है। मिनी टॉर्च चलाकर देखता हूँ। वो टॉर्च की रोशनी में जैसे खंडर के भीतरी भाग पड़ी नरकंकाल हूँ, तो मेरा क्या लेगा। नीचे उतरता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम मेरी भूख शांत करेगा, आओ मेरे मुंह का समझ जाओ। तभी एक आदम कद का चमगादड़ भारत के सामने पंजों में दबोच दिया। तू मुझे जकड़ेगा, देखता हूँ तुझे। और भारत ने कराटे की चाप से चमगादड़ के मुंह पर मारी, परंतु चमगादड़ के मुंह में मनुष्य की आवाज निकली, आए मर गया। यह क्या, जानवर के मुंह से मनुष्य की आवाज। भारत ने उस चमगादड़ के पंख मरोड़ दिए और चमगादड़ का लबादा अलग कर हो गया। लबादे में एक गंजा व्यक्ति प्रकट हुआ। भारत ने उसे पकड़ लिया। कौन हो तुम, यहाँ यहाँ पर कौन है, जल्दी बोल। और कुछ बताने में देरी की तो कंधे पर जोरदार लात मारी। भारत ने कराटे का वार किया। उसके कंधे की हड्डी टूट गई, वह दर्द से चिल्ला उठा। वह बताने वाला था कि तभी एक गोली चली और उसकी छाती में समा गई। हाय मर गया ठाए। फिर गोलियों की बौछार भारत पर हुई, किंतु नट की भांति कलाबाजी खाकर अपने शरीर को गोलियों से बचाया और एक कोने में पहुंच गया। अजय ठाकुर का शक सही निकला। यहाँ मुजरिम छुपा हुआ है, मुझे होशियारी से काम लेना होगा। गोलियों की आवाज सुनकर गोल्डी बेचैन उठा हुआ दीवार पर चलने लगा। गोल्डी दीवार चढ़कर खंडर में कूद गया। गोल्डी, तू यहाँ क्यों आया। तभी वह काले लबादे पहने हुए चार व्यक्ति वहां पहुंचे और उन्होंने आते ही भारत पर प्रहार करने शुरू कर दिए, किंतु भारत ने उन्हें बचा लिया और कराटो का प्रहार करने लगा। उधर गोल्डी अपने जोर दिखा रहा था। गोल्डी तो एक से निमट रहा था और भारत तीनों से जोरदार वार कर रहा था। उन तीनों को मौत के घाट उतार कर भारत चौथे के पास पहुंचा। वह व्यक्ति अपने तीनों साथियों की हालत देखकर डर गया और तब भारत ने उसके सामने गिड़गिड़ाया, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सच सच बता देता हूँ। जल्दी जल्दी से बोलो, जल्दी से। यहाँ नहीं, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग लो, वरना जान से मारे जाओगी। आओ हम बाहर चलते हैं। वो लगातार रिकोल्डी को लेकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के पास पहुंचा और तीनों ऊपर चढ़ने लगे। इस प्रकार भारी दीवार दीवार पर लटकी इसी प्रकार भारी दीवार पर भी लटकी है। और आधे घंटे पश्चात व्यक्ति के साथ अजय ठाकुर की कोठी में पहुंचा। अजय ठाकुर टेप रिकॉर्ड चालू कर दिया। लवादाधारी ने बोलना शुरू किया। शेखर था। 2 वर्ष पहले का समय है। मेरी माँ बहुत बीमार थी। मैंने डॉक्टर शेखर को बुलाया अतीत में। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी माँ बच तो जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यदि 1 लाख रुपया होता तो 6 महीने तक जिंदा रह सकती है। और तब एक मामूली सा कल कलरक था। और इतनी बड़ी रकम सुनकर सोचने लगा कि अपने एक दोस्त शहर का शंकर का ख्याल आया। उससे मिलने उसके घर पहुंचा। शंकर भाई, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख रुपया तो ऐसे कह रहा है जैसे एक सोई हो। मेरी माँ बीमार है, रुपये मिल सकते हैं। मैं तुम्हें बिरजू उस्ताद से मिलवा देता हूँ। तुम्हें मुझे जरूर रास्ता बत, रास्ता बता देगा। बिरजू उस्ताद क्या टिप्पण है। उस्ताद, इसकी माँ बीमार है, इसे 1 लाख रुपया चाहिए। मिल जाएगा, लेकिन हमारे लिए काम करना होगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो तुम कहोगे। ठीक है, शाम को आ जाना। शेखर ने बिरजू के फिर मिला। चलो बास के पास चलो। वर्तमान में जिस खंडर में मुझे आज पकड़ा है, बिरजू मुझे लेकर वहीं गया। वह एक सुनहरे बालों वाले बास को सौंप दिया। स्मगलिंग और करवाते हैं। 1 महीने बाद उसने मुझे 1 लाख रुपया दिया और जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ मर चुकी थी। मैं उस दलदल से नहीं बच सकता था, इसलिए मुझे उसी के साथ
काम करना पड़ा, लेकिन तुम्हारा बॉस है खंडर तो खाली था। कल रात बॉस ने वह अड्डा खाली कर दिया। वह अपने सारे सामान के साथ कुवैत जा रहा है, और हम भी आज शाम को जाने वाले थे, तभी आप वहां पहुंचे। क्या नाम है तुम्हारे बॉस का? लायन। जैसे ही राम नाम सुनकर हथौड़ा सा उसके दिमाग पर पड़ा, शेखर झंझुड़ गया। कहाँ है लायन? जल्दी मुझे उसके पास ले चलो, मैं तुम्हें उससे जरूर मिला देता, पर कानून कानून से आजाद करा दूंगा। बातें करता हुआ शेखर अपना लबादा उतार देता है, और वह शाम को फ्लाइट से विजय सिंह के नाम से कुवैत जा रहा है। किस समय कुवैत की फ्लाइट? शाम 8 बजे की, और 6 बजे हैं। ठाकुर साहब, मैं लाइन को नहीं छोड़ने वाला, जा रहा हूँ। बादशेखर को लेकर एयरपोर्ट की ओर चल दिया। गोल्डी भी था। ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ। साहब, गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। एयरपोर्ट पर पहुंच के 1 घंटा लगा, और शेखर वेटिंग हॉल में। वह जो सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति है वही लाइन है, लेकिन उसके पास हथियार। होशियारी से जाना, वे चारों और बॉडीगार्ड खड़े होंगे। भारत वेटिंग हॉल में लाइन के पास पहुंचा। आप विजय सिंह हैं? क्या बात है? मैंने अ, यह मन चाहा नहीं। क्या बात है, मैंने पहचाना नहीं। मुझे आप अपना शुभ चिंतक समझिए। यदि आप मुझे 2 मिनट बात कर सकते हैं, 2 करोड़ का लाभ होगा आपको। लायन एक पल में सोचा और खड़ा हो गया। आओ मेरे साथ, यहाँ ऐसी बात करना उचित नहीं है। और भारत के साथ लायन यूनिकल में पहुंचा, और यूरिनल दरवाजे के पार गोल्डी बैठा था। कहो क्या बात है? 10 करोड़ की बात अभी बताता हूँ। भारत ने लायन की गर्दन कसकर पकड़ ली और जोर देता है। या क्या करते हो? मुझे अमरीश भारद्वाज चाहिए। अमरीश भारद्वाज कौन है? मुझे नहीं मालूम, मुझे छोड़ दो। याद करो, 4 साल पहले एक फौजी ने तुम्हें धोखे से पुराने शिवालय के पीछे वाली पहाड़ी पर बुलाया था। लेकिन बताओ, वरना जान से मार डालूंगा। लेकिन अमरीश भारद्वाज से तुम्हें क्या लेना? वह मेरा बाप था। लायन बचने की तरकीब सोचने लगा। मैं तुम्हारे बाप से तुम्हें मिलवा दूंगा, मुझे छोड़ दो। तभी यूनिकल के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलो, जल्दी बताओ, वरना एक झटके में गर्दन तोड़ तोड़ दूंगा। भारत सचमुच ही लायन की गर्दन पर झटका दिया और बेहोश होकर गिर पड़ा। दरवाजा खोलो, नहीं खोलो वरना दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। सर, मेरे जीवन में यह पूरा उद्देश्य पूरा हो गया है, अरेस्ट कर लीजिए इसे। और लायन बेहोश लायन को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। कुवैत जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चेक किया गया। लायन के 10 साथी पकड़े गए। जल्दी करो, कोई भी भागने ना पाए। और लायन इस तरह गिरफ्तार हो गया। अजय ठाकुर बड़े अजय ठाकुर ने भारत भारत को जब उसके पिता अमरीश भारद्वाज के बारे में बताया तो रो पड़ा। मुझे अपने डैडी पर गर्व है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैंने देशभक्त के घर, फौजी के घर जन्म लिया। तुम्हारी वजह से पुलिस हेडक्वार्टर का भरोसा ऊंचा हो गया है। लेकिन लायन जैसे खतरनाक देशद्रोही को पकड़ा है, तुमने कमाल कर दिया। अब मैं जीवन भर इस देश के गद्दार को इस देश में मिटाने का संकल्प ले चुका हूँ। यही मेरा उद्देश्य है। और हुसैन आज बहुत खुश था। आज भारत के चेहरे पर भी प्रशंसा थी। शाबाश बेटे, आज तुमने अपने अब्बा की ताकत दुगनी कर दी है। हाँ हाँ। गोल्डी, भरत और शबीर के पैर चाटने लगा। देखो, अब्बा गोल्डी भी आज कितना खुश है। यह भी मेरा छोटा बेटा है। समाप्त दोस्तों।